देखो, तो आज का हमारा टॉपिक है मूत्रण, यानी कि यहाँ पे इसको कहते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसमें होता क्या है, मूत्र उत्सर्जन क्रिया। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, मूत्र उत्सर्जित होता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, नेफ्रॉन देखा था। तो नेफ्रॉन में हम लोगों ने देखा क्या था कि जो फिल्ट्रेट आता है वो फिल्टर होता है, वासा रेक्टा में कुछ फ्लूइड जाता है तो वो तो ब्लड होता है। ठीक है, और जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मूत्र। क्लियर है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मूत्र उत्सर्जन की क्रिया। अब इसको संपन्न होने के लिए जो क्रिया होती है उसको हम लोग कहते हैं न्यूरल मैकेनिज्म। ठीक है, न्यूरल मैकेनिज्म मैच्योरेशन रिफ्लेक्ट, यानी कि तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिविधि कहलाती है। इसका मतलब क्या है, तंत्रिका क्रियाविधि। मैंने आपको वो एक एग्जाम्पल बताया था कि एक मुन्नीलाल था। चलो अभी देख लेते हैं। ये मुन्नीलाल है, ठीक है, ये बस में बैठा है। कहाँ बैठा है, बस में। एक लंबे टूर पे है। अब इसको जाना है बाथरूम, यूरिन उत्सर्जित करने, मूत्र उत्सर्जित करने। तो अब मैं बात करूं, बस में है, ये जा सकता है क्या, पर क्या इसको पता चल गया है कि मेरे को बाथरूम जाना है? तो कैसे पता चलता है, तो इसमें मैं बताऊंगा। अभी एक स्पिंचर होता है, ठीक है, उस तो बाद में बताना नहीं पड़ेगा, अभी बता दे रहा हूँ। एक स्पिंचर होता है, तो वो क्या करता है, वो ब्रेन में सिग्नल भेजता है कि भाई साहब टैंक फुल हो चुका है, इसको खाली करना है। सिग्नल मिल गया। अब सिग्नल मिल गया तो भाई साहब तो बस में है, ये कहीं जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना, ऐसी जगह है नहीं। अभी इनको अब क्या होगा, जो सेकंड स्पिंचर है ये क्या होता है, इनके कंट्रोल में होता है। क्लियर है, ये कंट्रोल करते हैं कि हाँ जब ऐसी सुटेबल जगह आएंगी तभी मैं जो है मूत्र उत्सर्जित करने जाऊंगा। ठीक है, तो दूसरा स्पिंचर कैसा होता है, याद रखना, मनुष्य के कंट्रोल में होता है, और पहला वाला जो है उसके कंट्रोल में नहीं होता, सिग्नल ब्रेन तक के जाते ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये देखो, तंत्रिका क्रियाविधि का मतलब क्या, पहले सिग्नल कहाँ जाएंगे, ब्रेन में जाएंगे, उसके बाद रिफ्लेक्स होगा। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, आपका हाथ किसी ने लिया, ठीक है, और इसको जो है अंगार पर रख दिया, क्या करोगे, हटाओगे नहीं हटाओगे, हटाएंगे वो। और क्या बहुत अच्छा सोचोंगे समझेंगे कि पहले हटाऊं कि नहीं हटाऊं, किसने रखा होगा, सोचते हो क्या ये सब, तुरंत हटा लेते हो, तो उसको रिफ्लेक्स क्रिया कहते हैं। ठीक है, और या प्रतिवर्ती, या किसी ने आपको चाकू फेंक के मार दिया, पत्थर फेंक के मार दिया, तुरंत पकड़ लेते हो। पहले तो ऐसा तुम देखते हो किसने मारा, मेरे फेवरेट ने किसी ने मारा होगा तो मैंने मार खा लूंगी, ऐसे सोचते हो क्या? नहीं, तो रिफ्लेक्स का मतलब तुरंत। क्लियर है। तो जैसे ही न्यूरल एक्टिविटी होती है, ब्रेन में सिग्नल जाते हैं, यूरिन जो है उत्सर्जित हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, ये CNS है, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो एक यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रेन है। ब्रेन के नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है, याद रखना, CNS जो होता है, एक CNS होता है, एक PNS होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो CNS में जो है दो लोग आते हैं, कौन कौन, ब्रेन और कौन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से सिग्नल स्पाइनल, ये याद रखना है, जो ये प्रतिवर्ष एक्शन सिग्नल आते हैं ना, वो स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं, यानी जो तुरंत आते हैं सडनली। ब्रेन का काम है सोचना समझना। क्लियर है। जैसे मैं बात करूँ, अगर कोई तुमको बोले बेन समोसा खाएंगी या नहीं खाएंगी, तो शायद अगर गले तक के पेट भरा हो, मतलब गले तक के पेट क्या, गले तक का मतलब पेट भी भरा हो, खाना भी भरा हो, तो शायद इंसान सोचेगा कि हाँ या ना हो। और अभी तुमसे पूछ लिया जाए तो एकदम रिप्लाई यस सर। क्लियर है। तो जो तुरंत एक्शन आता है वो कहाँ से आता है, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या होता है, देखो ये पहले पढ़ चुके थे, ये क्या होती है, किडनी, एक बड़ी एक छोटी। ठीक है, किडनी से ये नली होती है, ठीक है, जहाँ से यूरिन आता है, ये सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। ठीक है ना, क्या क्या होता है, जहाँ पे यूरिन जमा होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यानी मूत्राशय। तो मूत्राशय की बात करें तो 200 से लेकर 300 ml मूत्र यहाँ पे संचित होता है। क्लियर है, कितना, 200 से लेकर 300 ml जो है मूत्र यहाँ पे जमा होता है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 200 से 300 ml मूत्र संचित होकर फैल जाता है, लिखा है तो फैल जाता हूँ।
चलो फैल जाता का मतलब यहाँ पे इस टाइप से जमा हो जाता। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक ब्लू कलर से ये लिखा हुआ है क्या, ये देखो ये ब्लू कलर से आपको दिखाई दिया, ये छोटे छोटे मैंने ये बनाए हैं। तो ये जो छोटे छोटे मैंने ब्लू कलर से बनाए ये क्या है, तनावग्राही तंत्रिकांत्र। इसका मतलब क्या है, तनावग्राही समझ में आता है क्या, तनाव यानी समझ में आता है क्या, क्या स्ट्रेस यानी टेंशन। तो और यहाँ पे रिसेप्टर का मतलब समझ में आता है क्या, रिसेप्टर यानी एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को लेने वाला, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे तनावग्राही यानी जब यहाँ से देखो इस ब्लेडर में यूरिन मैं बात करूँ, बलून फुलाया कभी, बलून का तो कोई मतलब आयतन ही नहीं होता है, छोटा सा होता है, लेकिन मतलब ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन आप इसमें हवा भरो तो क्या होगा, किधर फैलेगा ये, बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि एयर का प्रेशर लग रहा है, क्लियर है। तो एयर का प्रेशर लगता है ना बाहर की तरफ, वैसे यहाँ पे अगर ये यूरिन जमा होगा तो प्रेशर कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो ये जो रिसेप्टर है तनावग्राही तंत्रिकांत यानी इस पर प्रेशर लगेगा, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जैसे ही एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे सेंसरी नर्व होती है, ठीक है जी, बिल्कुल कमीन लोग को मना ही नहीं करता। देखो तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या है, सेंसरी नर्व। तो ये सेंसरी नर्व से, सेंसरी का मतलब क्या होता है, कुछ भी हुआ, सेंसेशन सुनते हो ना आप, ये ना इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संवेदी, यानी जो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्शन लेता हो, ठीक है। तो ये सिग्नल कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड से जैसे ही जाएगा तो उस व्यक्ति को पता चल जाएगा कि यूरिन जाना है। अब यूरिन जाना है तो आगे देखते हैं, तो क्या चले जाएगा या नहीं जाएगा, आगे देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, देखो यहाँ पे बताया है, एक होता है इंटरनल यूरिनरी स्पिंचर मसल, ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल यूरिनरी स्पिंचर मसल। जो इंटरनल है ये कैसा है, अनैच्छिक है। अनैच्छिक का मतलब क्या होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। अगर ब्लेडर भरा है तो ब्रेन को सिग्नल जाएंगे ही जाएंगे कि यहाँ पे यूरिन भर चुका है, अब आपको इस ब्लेडर को खाली करना है, क्लियर है। दूसरा क्या है, ऐच्छिक है, हमारी इच्छा के अनुसार। अब ऐसा थोड़ी कि बस में कोई बैठा है तो वहीं ब्लेडर खाली कर देगा, वहीं यूरिन कर देगा, या पब्लिक प्लेस में थिएटर वगैरह में तो वहाँ खाली कर देगा, नहीं करेगा ना। बड़ा है, हाँ बच्चों की बात अलग है, बच्चे तो कहीं पे भी चालू हो जाते, बस मम्मी पापा तो बस ये कर देगी, तो बच्चे कर देते हैं ब्लेडर खाली। हाँ गोदी में लिया तो कर देते हैं, बस उसको ज़्यादा हो अरे बेटा अरे बेटा अरे बेटा करे तो वो कर देता है, उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये कंफर्टेबल जगह है। हाँ तो गोद में जब उसको लेते हैं ना, तो जो गोद में लेते हैं, जो उसको बड़े अच्छे से लगते हैं कोई नहीं, और जो उसको बहुत ही अच्छे से खिला देते हैं, और ले ओ बेटा ओ, ऐसा तो उसको लगता है हाँ ये कंफर्टेबल जगह है, अब मैं यहाँ पे जो है यूरिन कर सकता हूँ, और कर देता है बच्चा। चलो तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये समझ में आ गया कि स्पिंचर, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो याद रखना यहाँ पे एक मसल होती है डिस्ट्रीब्यूटर मसल, ठीक है। इसमें संकुचन होता है और यूरिन यहाँ से बाहर हो जाती है। किससे बाहर होती है, हाँ तुम लोग अपना कर लो अपना कर लो, नहीं कर लो अपना कर लो पहले, फिर ये कर लेंगे, ये तो क्या है चलते रहता है, ये तो हर दिन का है। चलो तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, मूत्र मार्ग है, इसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, और यहाँ से जो है यूरिन बाहर हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूरिन के बारे में। तो यूरिन के बारे में हम लोग देखें तो ये है यूरिन यानी कि मूत्र, इसकी एनालिसिस करेंगे। देखो क्या क्या एनालिसिस करना पड़ता है डॉक्टर बनने पे, सब चीज़ की एनालिसिस करनी पड़ती है, तो यूरिन की भी एनालिसिस करनी है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। तो वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने को कुसंक्रिया कहते हैं। इस रोग का, ये जो है रोग के निदान में मदद करता है, यानी क्लिनिकल डायग्नोसिस में मदद करता है। देखो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसकी एनालिसिस क्यों करना जरूरी है यूरिन की। कई बार बोला जाता है यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन को एक डिब्बी देते हैं आपको, उसमें यूरिन जो है आपको लेके आनी होती है, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा मतलब आपने देखा होगा इस टीवी पे इतने सारे ऐड भी आते हैं, जो है प्रेगनेंसी टेस्ट भी इसी से होता है, हाँ। यूरिन से, क्लियर है। तो हम लोग बात करते हैं, ये भी यहीं से होता है।
तो यूरिन में क्या होता है, ऐसा क्या होता है, तो हम लोगों ने नेफ्रॉन की क्रिया पढ़ी, तो सारी क्रिया जो ब्लड में होती है, ब्लड में होने वाली ब्लड से ही या बॉडी का ही फ्लूइड तो होता है यूरिन, क्लियर है। तो यहाँ पे पता चल जाएगा। तो याद रखना, वृकों के उपापचयी विकारों, यानी कि प्रॉपर तरीके से अगर यूरिन या ब्लड जो है उसमें सारी चीज़ें जो है मेटाबॉलिक नहीं हो रही है और उनको ठीक से कार्य ना करने, अगर किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, तो रोग को क्या कहते हैं, क्रू संक्रिया रोग, यानी कि जैसे क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, रोग निदान का मतलब पता है क्या किसी को? हाँ, डॉक्टर बनोगे तुम, और ये नहीं पता, हाँ, रोग को खत्म कर देना, बिल्कुल मार के खत्म ही कर देना, चाकू से जहर देके किससे खत्म कर देना। डायग्नोसिस का मतलब होता है, निदान का मतलब होता है बीमारी का इलाज नहीं करना, बीमारी का पता करना, ठीक है। डॉक्टर हाथ पकड़ के चेक करता है तो ज्योतिषी नहीं है, वो भविष्य नहीं बताएगा, वो बीमारी चेक कर रहा है, ठीक है। वो बाबा लोग अलग है कि हाँ बेटा तेरी शादी तो हो ही जाएंगे इस साल, तो बाबा लोग नहीं, डॉक्टर की बात करते हैं। तो जब यहाँ पे हाथ पकड़ के चेक किया जाता है तो वो डायग्नोसिस ही करते होते हैं। यूरिन टेस्ट में जो है ऐसा नहीं कि यूरिन आपका लेके जो है इलाज कर रहे हैं वो, कि वो करने के बाद जो है आप ठीक हो जाओगे, नहीं, वो पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, तो मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति, ठीक है। एक डिसीज़ कौन सी होती है, ग्लाइकोसूरिया, जिसमें ग्लूकोज की उपस्थिति देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है कीटोनूरिया, जिसमें कीटोन काय की उपस्थिति होती है, यानी जो कीटोन बॉडी होती है उसकी उपस्थिति होती है, और इसकी वजह से ही भी क्या हो जाता है, मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस की ये लक्षण है, यानी कि डायबिटीज़ हो जाती है। कीटोनूरिया होने के बाद ही जो है यहाँ पे क्या होता है, डायबिटीज़ होती है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो आगे देखें हम लोग। तो अच्छा, एक चीज़ ये याद रखना, कई बार ये डाउट आ रहा है क्या कि ग्लूकोज की उपस्थिति में तो शुगर होती है, यानी डायबिटीज़, तो शुगर की उपस्थिति में नहीं होती है, शुगर डाइजेस्ट नहीं होती है, उसको हम लोग कहते हैं मधुमेह। क्लियर? ग्लूकोज की मात्रा उसमें भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे ये याद रखना, ग्लूकोज की उपस्थिति को ग्लाइकोसूरिया, और कीटोनूरिया का मतलब क्या है, कीटोन बॉडी, एक बॉडी मतलब बॉडी का मतलब एक पार्टिकल को, एक कण बोल सकते हैं। तो कीटोन बॉडी या कीटोन कण से क्या हो जाता है यहाँ पे, डायबिटीज़। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यूरिन की बात करते हैं। एनालिसिस करने के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, हम लोगों ने तो नहीं किया, अब जिनने किया है वो पढ़ लेते हैं हम लोग। प्रतिदिन, यानी कि प्रतिदिन, हर दिन, पर डे, 1 से लेकर 1.5 लीटर जो है यहाँ से यूरिन बनता है। 180 लीटर भी पड़ा था। हाँ हाँ, अरे मतलब डरा क्यों रहा, मैं तो पूछ ही रहा हूँ। 180 लीटर, तो ये जो 180 लीटर है, 180 लीटर यूरिन बनता है हमारी बॉडी में। तो फिर इंसान मतलब 180 लीटर यूरिन पास आउट करता है बॉडी में। ये याद रखना, 99% क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो उसमें से बचा कुचा अब कितना, यहाँ पे 1 से लेकर 1.5 लीटर जो है यूरिन हम लोग पर डे बॉडी से पास आउट करते हैं। रंग कैसा होता है, हल्का पीला। कारण क्या है, यूरोक्रोम। क्लियर है? गंध की बात करते हैं, तो ये जो गंध का मतलब, सुगंध, बहुत बढ़िया। कौन बाथरूम की सुगंध लेता है? मतलब ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, मतलब समझ में नहीं आता। कौन बाथरूम जाता है तो उसको जो है सेंट आती है। ऐसे में तो जो क्लासरूम से ज़्यादा लोग बाथरूम में समय बिताए। तो गंध है ना, बदबू किसकी वजह से आती है, यूरिनॉइड की वजह से खुशबू आती है। वाह, टैलेंटेड लोग हो वैसे तुम लोग। पीएच की बात करते हैं, थोड़ा अम्लीय होता है, पीएच 6। यूरिया, ये याद रखना, यूरिया की कितनी मात्रा होती है, 2%। क्लियर है? और आपको पता है ना, यूरिया जो है हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस है, मतलब कि वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और यूरिन के द्वारा हम लोग यूरिया को ही बाहर निकालते हैं। तो ये याद रखना, यूरिया है। और इसके बाद
20 से लेकर 30 ग्राम ये जो है प्रतिदिन जो है हम यहाँ पे बॉडी से बाहर निकलता है यूरिन के द्वारा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जल कितना होता है 97%, और बाकी जो है अदर चीज़ होती है। अदर कौन सी चीज़ होती है जानना है? जानना है? दूसरी क्लास में जाओ। अभी नीट के लिए इतना ही सफिशिएंट है, तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इतनी चीज़ समझ में आई, बाकी हम लोग नेक्स्ट। कोई डाउट यहाँ पे? सर वो खाद भी रहती है ना, यूरिया खाद भी रहती है, ठीक है। इसीलिए तो बोला जाता है कि यूरिया, हाँ यूरिया खाद भी होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो है ज़्यादा खेती में यूरिया का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए तो आजकल की जो सब्जियां है या जो भी फसलें हैं वो मनुष्य के लिए इतनी अच्छी नहीं है। पहले मनुष्य 100+ जाता था, कितना 100+, अब डिवाइडेड बाय 2 50। तो 50 के बाद इंसान जो है बैट पकड़ लेता है, और 55 और एक 51, 52, 53, और फिर ये धीरे 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 छठी होने लग जाती है। कोई 51 में जाता है, कोई 52, 50, 60 तक के तो ऑल आउट। 60 तक के अब जो लोग हैं वो ऑल आउट हो जा रहे हैं। अभी आप देखो बहुत सारे लोग 50 की उम्र में ऐसे दिखते हैं कि वो ऐसा लगता है कि ये कम से कम 90 साल का तो होगा ही होगा। अभी यहाँ तक कि जो है बहुत सारे लोग 28 की उम्र में ऐसे दिखते हैं कि वो उनकी शादी हो गई। अभी कुछ स्टूडेंट आते हैं पढ़ाई के लिए, मतलब देख के लगता ही नहीं, मुझे लगता था कि ये 30-32 साल के होंगे। उनसे पूछा कितने साल, सर अभी तो 12th हुआ बोले हम लोगों का, तो हम तो 18-19 साल के ही है। मैं खुद सदमे में बोला इतनी ग्रोथ तो रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो उत्सर्जन में अन्य अंगों की भूमिका क्या है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं। वृक्क, फुफ्फुस यानी फेफड़े, यकृत यानी लीवर, और त्वचा यानी स्किन, ठीक है। तो फेफड़े की बात करते हैं। तो अब पढ़ा है हम लोगों ने, CO2 को बाहर निकालता है लगभग 200 ml पर मिनट, और जल का भी निष्कासन करता है। जल का निष्कासन क्या, अब नाक में से क्या जल निकलता है? कैसे? नहीं बता, साक्षी करते हो थोड़ा सा जल तो निकलता है। इसके बाद कुछ म्यूकस सा निकलता है, ऐसा, हाँ ऐसा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं यकृत यानी कि लीवर। पित्त स्त्रावित होता है इससे, तो पित्त में बिलीवर्डिन होता है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल, निम्नीकृत जो है स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन्स और कुछ औषधि जो है अधिक पदार्थ, ये अधिकांश पदार्थ जो है मल के द्वारा ये पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाते हैं। त्वचा की बात करें, श्वेत ग्रंथियाँ या तेल ग्रंथियाँ। श्वेत ग्रंथियाँ की बात करें, पसीना आता है इससे, श्वेत ग्रंथि से पसीना आता है। इसमें कुछ नमक की मात्रा होती है, नमक होता है ना, नमक टेस्ट किया है ना। पसीना जो है थोड़ा नमकीन होता है, पता है ना तुम लोगों को। कैसे पता? टेस्ट किया तुम लोगों ने? क्या? आंसू भी होता है, हाँ। नहीं, जो टेस्ट किया सब बताओ। ये जो है नाक से कुछ म्यूकस बहता है, वो भी नमकीन सा होता है। नहीं होता है ना कई बार, मतलब हैंकी वगैरह रहती है, इंसान बिजी रहता है मोबाइल वगैरह में, तो कई बार जो है वो म्यूकस मुंह में भी आ जाता है। होता होगा ऐसा कई बार बिजी लोगों के साथ में। तो ये याद रखो, पसीना कैसा होता है? पसीना में नमक होता है, कुछ मात्रा में यूरिया होता है और लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या है इसका? वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना। पसीने का काम क्या है? ठंडा रखना। आप गर्मी में कहीं पैदल जाते हो या कुछ भी एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करते हो तो पसीना आ जाता है, तो बॉडी एकदम कूल हो जाती है। क्लियर है? नहीं तो जितनी हीट जनरेट होती है ना, इंसान फट जाए, इसलिए जो है पसीना आते रहता है। इसके बाद बात करते हैं तेल ग्रंथि, सीबम उससे रिलीज होता है। सीबम यानी कि ऑयल निकलता है ना फेस से, देखा है आपने? तो स्टेरॉइड, हाइड्रोकार्बन और मोमी पदार्थ में निकलता है। मोम पदार्थ निकलता है जो त्वचा को सुरक्षा करता है, तेली कवच प्रदान करके। तो जो स्किन से ऑयल निकलता है वो स्किन के को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। क्लियर? हाँ, लेकिन अत्यधिक हो तो वो अच्छा नहीं है, मतलब अच्छी बात नहीं है। और हर किसी की स्किन अलग अलग होती है, किसी को ऑयली स्किन, किसी को ड्राई स्किन रहती है, किसी की सेमी रहती है, तो वो अलग अलग है। कभी डर्मोलॉजिस्ट के पास जाऊँगा ट्रीटमेंट कराने या कुछ ऐसे भी करने, तो आपको बताएगा कि आपने क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, कौन सा स्क्रब यूज़ करना चाहिए, सब बताएगा।
चलो, तो ये सीबम की बात करते हैं। सीबम को तो कई बार निकालते भी हो आप, बड़ा लड़कियों को बड़ा शौक होता है। हाँ भाई इधर ना, हाँ बहन इधर, ये पिंपल है ना, मैं फोड़ूंगी, बड़ा मज़ा आता है फोड़ने में। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उससे। चलो, लार की बात करते हैं। लार में जो है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पढ़ चुके हैं ना क्या क्या होता है। तो इसका जो है निष्कासन होता है, तो ये सब बाहर निकलते हैं। इसके बाद वृक विकृत्रिया 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 विकृतिया, ठीक है। तो वृक विकृतिया का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? बीमारी, डिसऑर्डर, ठीक है। तो पहली डिसीज कौन सी? यूरीमिया। क्या होता है इसमें? वृकों की क्रूश्रंखिया, यानी रक्त में यूरिया एकत्रित होना, ठीक है। इसका निष्कासन किससे होगा फिर? हेमोडायलिसिस, मतलब जब मनुष्य की किडनी काम नहीं कर रही है तो, ठीक है, यूरिया जमा होने लगेगा। अरे देखो अभी पढ़ा, यूरिन से क्या निकलता है? यूरिया निकलता है क्या? लेकिन किडनी तो काम कर नहीं रही, तो फिर तो नहीं निकलेगा ना, तो यूरिया जमा होने लगेगा। तो फिर किससे निकालना पड़ेगा? हीमोडायलिसिस के द्वारा। अत्यंत हानिकारक होता है ये वाली बीमारी जो है, अत्यंत हानिकारक है, क्योंकि यहाँ पे वृकपात हो जाता है, यानी कि किडनी फेलियर, यानी किडनी काम नहीं करेंगी। किडनी फेलियर के लिए मुख्य उत्तरदायी होता है, क्लियर है। किडनी फेल हो जाएंगी, यूरिया जमा होने लगेगा। एक ही उपाय होता है हीमोडायलिसिस, यानी आर्टिफिशियल तरीके से उस यूरिया को बाहर निकाल दिया जाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हीमोडायलिसिस क्या होता है। सॉरी, हाँ, हीमोडायलिसिस यानी कि रक्त अपूहन। तो क्या हुआ? ये है सुंदरलाल, ठीक है, ये सुंदरलाल है। इस सुंदरलाल का एक ही हाथ बनाया है मैंने, पैर नहीं बनाए। चलो पैर बना देते हैं, ये एक हाथ भी बना देते हैं। एक हाथ पहले से बनाया क्योंकि जरूरत एक ही हाथ की थी। ये है, कौन सी है इसकी? ये धमनी है। जल्दी ब्लड लेने के लिए धमनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। धमनी और सिरा पड़ा है क्या? धमनी में कैसा ब्लड होता है? शुद्ध ब्लड, ठीक है। तो धमनी से में जो है एक पंप को जोड़ दिया, पंप जोड़ दिया। अब इस पंप को याद रखना है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस रक्त ठंडा करके यहाँ पे हिपेरिन को मिला दिया जाता है, एंटी कोगुलेंट, ठीक है। याद रखना ब्लड में होता है हिपेरिन। हिपेरिन क्यों होता है? वो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। कहाँ? शरीर के अंदर। जैसे ही कट लगता है शरीर का थक्का जम जाता है, सॉरी रक्त का, ठीक है। तो शरीर के अंदर तो हम चाह रहे हैं ना कि ब्लड बहता रहे, वो जमे नहीं, तो उसके लिए होता है हिपेरिन। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, देखो शरीर के अंदर ही होता है, लेकिन अब हम लोग बात करते हैं, हमने डाल दिया एंटी हिपेरिन, ठीक है। क्या डाल दिया यहाँ पे? एंटी हिपेरिन, ठीक है। तो ये उल्टा काम करेगा, थक्का रोधी होता है, यानी ये थक्का रोधी का मतलब क्या होता है? नहीं जमने देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ डाला हमने पंप, ठीक है। अच्छा, ये क्यों डाला एंटी हिपेरिन? मतलब कि देखो यहाँ पे जैसे ही शरीर से बाहर ब्लड निकाल लेंगे तो हिपेरिन तो होगा नहीं ना। तो जैसे मैं बात करूँ, कभी चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलता है तो तुरंत ही जम जाता है। तो अगर मान लो हम लोगों को हीमोडायलिसिस करना है, हम ब्लड निकालेंगे तो तुरंत ही जम जाएगा, क्योंकि बॉडी की एक्टिविटी ऐसी है। हम नहीं चाह रहे कि जमे, इसलिए हमने क्या डाल दिया? एंटी कोगुलेंट, यानी कि हिपेरिन, क्लियर है। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इस पंप में डाला। इस पंप से क्या हुआ? एक मशीन होती है, ठीक है, एक मशीन में डाला। इस मशीन में क्या क्या होता है? तो देखो ये याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। सेलोफेन ट्यूब होती है, क्लियर है? कौन सी? सेलोफेन ट्यूब, छिद्र युक्त, यहाँ पे छिद्र होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है? डायलिसिस का फ्लूइड होता है, यानी द्रव्य होता है। यहाँ पे प्लाज्मा यानी नाइट्रोजनी अपशिष्ट को छोड़कर, मतलब नाइट्रोजन जो पदार्थ होते हैं, क्योंकि उसको तो बाहर निकालना है ना, तो उसको छोड़कर प्लाज्मा के समान यहाँ पे, मतलब जैसा बॉडी में वो मटेरियल होता है, फ्लूइड होता है, वैसे यहाँ पे डाल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा था क्या किडनी में? उसी के माध्यम से कोई भी चीज़ इधर उधर जा रही थी, तो यहाँ पे भी जो है अपयूहन फ्लूइड डाल दिया, क्लियर है, ताकि यहाँ से कुछ आए यूरिन से, तो यूरिन में कुछ जाए भी, क्लियर है, तभी ये काम करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डायलिसिस यूनिट, ये कृत्रिम वृक्क कहते हैं, क्लियर है। जब भी आपसे पूछे कि कृत्रिम वृक्क क्या होता है या कैसे इससे जो है यूरिन पास आउट करते हैं, तो उसका नाम क्या है? हीमोडायलिसिस।
हीमोडायलिसिस को क्या कहते हैं? कृत्रिम वृक्क, यानी कि मानव निर्मित वृक्क। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बबल ट्रैप का यूज़ करते हैं। बबल ट्रैप का मतलब कि इसमें कोई बबल तो नहीं है, ठीक है, तो वो चेक किया जाता है। फिर उसके बाद जो है ब्लड को वेंस में डाल दिया जाता है। वेंस यानी कि सिरा, क्योंकि यहाँ पे अशुद्ध ब्लड होता है, सिरा में बहता है, तो ये याद रखना। तो यहाँ से जो भी अशुद्ध ब्लड अब आएगा तो इसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अच्छा, आपको पता है यहाँ लिखा नहीं हुआ है, अच्छा ये लिखा है, ये ट्यूब, ठीक है, अणुओं का आवागमन और सांद्र प्रवणता के लिए एक ट्यूब होती है और उसी से एक थैली कनेक्ट की जाती है। देखा है कभी हॉस्पिटल में? तो ये ब्लड तो इसमें चले जाएगा और जो यूरिन है वो एक थैली में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, ये वहाँ पे वेंस में डाल दिया जाएगा, लेकिन अब क्या किया जाएगा? हिपेरिन विरोधी डाल दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एंटी हिपेरिन। यहाँ पे एंटीकोगुलेंट डाला था, यानी रक्त का थक्का नहीं जमने वाला मटेरियल, और यहाँ पे जमने वाला, सॉरी नहीं जमने वाला, ठीक है ना, हिपेरिन विरोधी। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे शरीर तापक्रम को तक गर्म करके, ठीक है, ब्लड को ऐसे नहीं डाल दिया जाएगा। एक चीज़ ये याद रखना, 1 मिनट, देखो यहाँ पे क्या डाला? हेपेरिन का काम क्या है? नहीं जमने देना। अब डाला एंटी हिपेरिन, यानी कि अब हम लोग बोल रहे हैं कि भाई साहब अब मत जमने देना, अब हमारा काम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको शरीर के तापक्रम पर गर्म करके डाला जाता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी चीज़ जब डाली जाती है ना, तो यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर पे इसलिए डाली जाती है ताकि बॉडी को काम ना करना पड़े। मतलब आप कुछ ठंडी चीज़ डालोगे तो बॉडी को काम करना पड़ेगा, एनर्जी नष्ट होंगी। इसलिए तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये जैसे हम लोग डालते हैं या जैसे ये ठंडा पानी पीते हैं, जैसे आयुर्वेदा में बोला जाता था कि गर्म पानी पीना चाहिए हमको, या आप देखोगे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको ठंडे पानी में हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता है, उनको गर्म पानी ही इसलिए दिया जाता है कि उनको एनर्जी ना लगे किसी चीज़ में। अगर वो ठंडा पानी डालेंगे उनकी बॉडी को फिर गर्म करना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर भी कई बार पेशेंट को बोलता है कि तबीयत ख़राब है तो आप क्या करो, कुनकुना पानी पियो। क्यों पियो? क्योंकि जब आप कुनकुना पानी डालोगे बॉडी में तो उसको ठंडा तो करना ही नहीं पड़ेगा ना, मतलब टेम्परेचर चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए बोला जाता है। क्लियर है? चलो, तो इसको गर्म करके जो है यहाँ पे बॉडी में डाल दिया जाएगा और ये हीमोडायलिसिस की प्रोसेस जो है संपन्न हो जाएंगी। क्लियर है? चलो आगे देखें हम लोग। तो वृक्क की क्रियाहीनता यानी रेनल फेल्योर या फिर किडनी फेल्योर, यानी इसका अंतिम उपाय रेनल फेल्योर यानी कि किडनी जब फेल हो जाए तो उपाय क्या है? इसका अंतिम उपाय वृक्क का प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण है ना, वृक्क को बदल देना, इम्प्लांट कर देना, ठीक है। तो निकट संबंधी दाता, निकट यानी आपके निकट कोई संबंधी दाता है? नहीं भाई साहब, कोई दाता नहीं है, रिश्तेदार तो और मुंह फुला लेते हैं, तो बोलते नहीं 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 नहीं, वो तो रिश्तेदार तो जो है ना 90 साल का बूढ़ा इंसान भी रहेगा तो बोलूँगा अरे मेरे पास तो अभी बहुत है अभी नहीं दे सकता मैं। चलो, तो हम लोग बात करते हैं क्रियाशील वृक्क का उपयोग, मतलब जो दाता है अगर देना चाहे तो उनके क्रियाशील वृक्क का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, जिससे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षी तंत्र जो है अस्वीकार नहीं करे। मतलब किडनी तो चलो ठीक है, वो सामने वाला दे भी देगा, लेकिन जो व्यक्ति ले रहा है प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम, उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए। क्लियर है? वो सारी चीज़ें, ब्लड टेस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। दूसरा, रेनल कैलकुली। तो हम लोग बात करते हैं रेनल कैलकुली में क्या होता है। तो वृक्क से बनी यहाँ पे क्या होता है? पथरी या घुलनशील क्रिस्टली लवण के पिंड, जिसको कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं। किडनी का नाम सुना है क्या आपने? वो तो जो है किडनी, वो सॉरी पथरी, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेनल कैलकुली, ठीक है। उस बीमारी को कहते हैं, मतलब पथरी तो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कह देते हैं, वैसे इसको क्या कहते हैं? रेनल कैलकुली। तो यहाँ पे क्या होता है? वृक्क में बनी पथरी या फिर अघुलनशील, जो घुलती नहीं है, क्रिस्टली एक लवण बन जाता है जो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन आएगा कि जो है पथरी किस कारण से हो जाती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। इसके बाद ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि गुच्छ शोथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? लिखा ही नहीं मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो नाम में ही समझ में आ रहा है। ग्लोमेरुलस पढ़ लिया क्या? गुच्छ ऐसा होता है। शोथ का मतलब क्या होता है? इतने बार तो पढ़ चुके। शोथ यानी इन्फ्लामेशन, सूजन, तो यहाँ पे सूजन आ जाती है, बस इतना ही होता है इस डिसीज में, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक के?
चलो तो यहाँ पे चैप्टर एंड क्या क्या देखा हमने, देखो इंट्रोडक्शन देखा, नाइट्रोजन अपशिष्ट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम देखा, तो ये बेसिक पता होना चाहिए, 12वीं में रहते तो 2, 4, 5 नंबर में आता, अभी तो कोई नीट में कोई ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंस ही नहीं, बस ये है कि नॉलेज होना चाहिए। किडनी के बारे में पता होना चाहिए, क्वेश्चन आएंगे, ये जो है बार्थिनी कॉलम वगैरह क्या होता है, हाइलम क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और पिरामिड्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें याद रखनी है आपको। इसके बाद हम लोग ये पीएनएसटी में ऐसे जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं, 10 लाख कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, कितने 10 लाख, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वृक्राणु, तो देखो वृक्राणु की बात करते हैं, अलग अलग बताए हैं, वैसे तो आप ये एक ही देख सकते हो, कौन सा देख सकते हो, ये कुछ ये कुछ फंक्शन, मूत्र फॉर्मेशन की बात करें 3 इसमें होता है, तो आप ये देख सकते हो, ये याद रखना 1100 से 1200 ml जो है रक्त पंप होता है किडनी में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें पढ़ी थी हम लोगों ने, कौन कौन सी सेल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, पोडोसाइट सेल होती है, और तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। कैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं, ग्लोमेरुलस यानी जीएफआर क्या होता है, एक व्यक्ति में कितना 180 लीटर पर डे ये जो है रिलीज़ होता है। इसके बाद ये याद रखना है, ये 125 मैंने बताया था, 55% यहाँ पे प्लाज्मा होता है और बाकी प्रोटीन होता है, तो ये इसको फिल्टर करता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीज़ें देख चुके थे, ये इसके कुछ फंक्शन थे जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। कैसा देखा था, ऐसा देखा था मोबाइल घुमा के, ये सारी प्रोसेस समझ में आ गई थी, और अगर इसको पढ़ लिया तो लगभग जो है जितना नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, कैसा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेगुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, कौन कौन सी सेल होती है, तो मैकुला डेंसा और यहाँ पे जेजी सेल, इन सबको मिला के क्या कहते हैं, जस्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। ये कैसे जो है रेनिन हार्मोन रिलीज़ होगा, एंजियोटेंसिन रिलीज़ होगा, एंजियोटेंसिन क्या क्या करेंगे ये आपको याद रखना है, और इसी को हम लोग कह देते हैं रेनल एंजियोटेंसिन। फिर ब्लड से सिग्नल हार्ट से कौन सा एएनएफ काम करेगा और उस प्रोसेस को बंद करा देंगे अगर नॉर्मल प्रोसेस है तो। फिर आज देखा आप लोगों ने ये मूत्रण क्या होता है, यूरिन में ये सारी चीज़ कैसी होती है, ठीक है। फिर तुम लोगों ने ये भी बताया कि यूरिन की जो है सुगंध आती है, ठीक है। इसके बाद कुछ और भी अंग होते हैं किडनी के अलावा भी, जो वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करते हैं, और इसके बाद कुछ डिसीज़ देखी, क्लियर है। और इस तरह ये चैप्टर हो जाता है फिनिश, क्लियर है। चलो, और कोई डाउट इसमें, चलो तो बाकी हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।